फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। तो आज की वीडियो मैं लेकर आ गई हूँ फिर से 12th एनालिसिस वाले बच्चों के लिए। और जैसा कि आप लोग को पता ही है कि हम पिछली कई वीडियो से लगातार हिस्ट्री के चैप्टर को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाइज डिस्कस किए जा रहे हैं। जी हाँ, जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके चैप्टर वाइज में एक एक वीडियो करके एक एक चैप्टर के सारे नोट्स विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पिछले 7 वीडियोज में हम लोगों ने एक एक करके हर एक चैप्टर को 7 वीडियोज के थ्रू भी डिस्कस कर रखा है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की। तो हम इसमें जानेंगे हिस्ट्री, जिसका कोड आप लोग 315 देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो भी आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर का नाम जो है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, 750 से 1200 ईस्वी के मध्य भारतीय परिदृश्य। जी हाँ, चैप्टर नंबर 8 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अच्छे तरीके से और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं मैंने इसमें। आंसर्स चैप्टर काफी बड़े होते हैं, अगर आपको पता हो हिस्ट्री के, अगर आप स्टूडेंट्स हो, हिस्ट्री आपके पास सब्जेक्ट है तो आपको पता होगा कि आपके चैप्टर्स में बहुत सारे जो है टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है। बट मैं क्या कर रही हूँ कि मैं हर एक वीडियो में हर एक चैप्टर के जितने भी 5 इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो आपके साथ जो है डिस्कस किए जा रही हूँ, ताकि आपको जो है कम टाइम में और बहुत ज्यादा चीजें ना पढ़नी पड़े, कुछ लिमिटेड एंड सेलेक्टेड चीजें ही पढ़नी पड़े जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही हम लोग इस वीडियो के थ्रू आउट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 को। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ स्क्रीन पर, है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष से आप लोग क्या समझते हैं और इसके क्या कारण थे। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं हम। देखिए इसमें क्या पूछा है, त्रिकोणात्मक संघर्ष के बारे में पूछा है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत कहाँ से हुई, आपको ये पता करना है कि प्रतिहार शासक वत्सराज, ठीक है, वत्सराज नाम था उनका, तो उन्होंने की थी। और कब की थी, जब उसने कन्नौज पर शासन करने वाले तत्कालीन आयुध शासक इंद्रायुध को परास्त कर दिया। परास्त का मतलब वही हरा दिया, और उसको हराकर फिर क्या किया कि उत्तर भारत पर अपना अधिकार कर लिया, अधिकार करने की क्या की कोशिश की। तो इस तरीके से यहाँ पे हम त्रिकोणात्मक संघर्ष के बारे में जान रहे हैं। आगे बढ़ते कि भी इसी समय बंगाल के पाल शासक और दक्षिण के राष्ट्रकूट शासक भी इस संघर्ष में कूद पड़े। मतलब वो अकेले नहीं थे, इसमें कौन कौन कूद पड़ा, अगर आप देख सके तो बंगाल के जो है पाल शासक थे और दक्षिण के राष्ट्रकूट शासक थे, वो भी साथ में आ गए इनके। अब इसका देखो रिजल्ट क्या हुआ, इसके फलस्वरूप इन तीनों महाशक्तियों ने कन्नौज को लेकर 200 वर्ष तक, इन तीनों महाशक्तियों के बीच, क्योंकि 3 लोग थे, ये त्रिकोण थी, तो कन्नौज को लेकर 200 लगभग 200 सालों तक, यहाँ देखिए आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं। मान लीजिए आपको जो है एमसीक्यू में पूछ लिया जाए तो पता होना चाहिए कि 200 वर्षों तक इनके बीच क्या चला, भी संघर्ष चला। तो इसी बात को, इसी चीज को क्या कहा जाता है, त्रिपक्षीय संघर्ष की संज्ञा दी गई, या फिर त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पता रखना है, ये कंपलसरी नहीं है। देखिए कि आपको जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले, आपको हर एक पॉइंट को, हर एक चीज को ध्यान रखना है चैप्टर के अंदर क्या बताया गया है, क्योंकि आपसे हो सकता है क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाए। अगर लॉन्ग में पूछा जाता है तो आप 5 से 6 लाइन लिख दोगे आराम से, और अगर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आता है तो आप 5 से 6 लाइन लिख सकते हो। अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, पॉइंट्स जानने हैं हर एक चैप्टर के, ऐसा कुछ नहीं है कि आप रट्टा मारोगे इन चीजों का। जी ठीक है, तो आगे बढ़ लेते हैं। इन चीजों को किस नाम से जाना जाता है, भाई त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। अब क्या हुआ, हर्ष की मृत्यु के पश्चात ये भारतीय इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना बन गई। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण घटना थी ये। त्रिकोणात्मक संघर्ष के अनेक कारण थे। अब देखिए कारण थोड़े से जान लेते हैं, क्या वजह हो सकती है इस संघर्ष की, इसकी लड़ाई की या फिर युद्ध की। जिनमें पहला कारण था आर्थिक। ठीक है, पहला आर्थिक कारण था। प्राकृतिक संपदा एवं भौगोलिक कारणों से कन्नौज एक महत्वपूर्ण स्थान था। प्राकृतिक संपदा पाई जाती थी कन्नौज के अंदर, भौगोलिक जो स्थितियां थी वो भी काफी अच्छी थी, तो इस हिसाब से कन्नौज एक बढ़िया स्थान माना जाता था। त्रिकोणात्मक संघर्ष में क्या हुआ, सम्मिलित होकर राष्ट्रकूट शक्ति ने दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली और उत्तर भारत की राजनीति में दखल देने वाली दक्षिण की पश्चिम शक्ति को, ठीक है, बनने का प्रथम गौरव प्राप्त किया। ठीक है, यहाँ इस तरीके से हम क्या जानेगा, हम त्रिकोणात्मक संघर्ष के बारे में जानने हैं। त्रिकोण का मतलब 3 गुटों के बीच या 3 जो है महाशक्तियों के बीच जो संघर्ष हुआ उसको त्रिकोणात्मक संघर्ष कहा गया। तो प्रथम चरण में प्रतिहार नरेश वत्सराज, ठीक है, नाम है ये इनका, प्रतिहार नरेश वत्सराज, इसके बाद राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव, और इसके बाद पाल नरेश धर्मपाल। यहाँ से यहाँ तक नाम है, ये कुछ वर्ड्स थे जो मुझसे बाय मिस्टेक एक्स्ट्रा लिख दिए गए हैं, सो आप इनको इग्नोर करेगा, मैंने इनको कट कर दिए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपको नाम ध्यान रखने हैं। प्रथम चरण में प्रतिहार नरेश वत्सराज और राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव, और इसके अलावा पाल नरेश धर्मपाल, इन सभी की क्या हुई, आपस में इन सभी की भिड़ंत हो गई, लड़ाई हो गई। तो वस्तुतः इन
संघर्ष की वास्तविक पहल जो है प्रतिहार नरेश वत्सराज ने ही की थी। शुरुआत किसने की थी? प्रतिहार नरेश वत्सराज नाम है, ये 3 लोगों का नाम नहीं है गाइस, ये एक ही बंदे का नाम है, आपको ध्यान रखना है। उन्होंने ही इसको स्टार्ट किया और अंत में वो विजयी भी हो गए, मतलब जीत भी गए। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि भाई त्रिकोणात्मक संघर्ष क्या था, किन के बीच में लड़ा गया और कौन इसको जीता, किस वजह से हुआ, क्या कारण थे इसके, ये पूरा का पूरा हमने इस पहले क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं, ये क्वेश्चंस आंसर्स आपको कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके डेफिनेटली मुझे बताइएगा। और वीडियो से अगर आपकी हेल्प होती है तो प्लीज लाइक करते जाना वीडियो को। इससे पहले चैप्टर्स के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, मैंने पहले सारे ही चैप्टर अपलोड कर रखे हैं, जिनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे रखा है, तो आप जो है देख लीजिएगा जो इससे पिछले चैप्टर्स हैं। सो गाइस कीप स्टडीइंग पाई स्टडी सर्कल नाम का हमारा चैनल है यूट्यूब पर। सो गाइस जो है विजिट करिएगा, एनआई से लेकर इन्फॉर्मेशन वाली जो वीडियोस होती हैं, जो भी आपके चैप्टर्स होते हैं, सिलेबस से रिगार्डिंग वीडियोस होती हैं, सभी जो है हम डे टू डे आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। इसके अलावा वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको देखिए क्या होता है, आप एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिए पूरी वीडियो का, और इससे पिछली वीडियोज भी हैं। इससे क्या होगा, एग्जाम टाइम पर आप बहुत ज़्यादा कोई गाइड लेने की जरूरत नहीं है आपको अलग से, या इसके अलावा मोटी मोटी किताबें पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। जस्ट हर एक क्वेश्चन, हर एक चैप्टर के बस यही 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, तो आप जो है वीडियो के थ्रू इसके नोट्स बना सकते हैं। और अगर फिर भी आपको नोट्स बनाने में, वीडियो देख देख कर नोट्स बनाने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर गाइज आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर है 7303838500 और 500। तो वहां पर आपको क्या होगा, तो आपको जो है इस पूरी वीडियो का PDF फाइल मिल जाएगी, आराम से PDF फाइल में से आप तैयार कर सकते हैं चीज़ों को। तो डिस्क्रिप्शन, इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बट गाइज इसके लिए आपको जो है थोड़ा सा चार्ज पे करना पड़ेगा। जो भी हमारी एक एक वीडियो होती है उनके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, तो PDF फाइल के लिए आपको ज्यादा चार्ज है, 10 रुपीज का चार्ज पे करना पड़ता है, तभी आपको PDF फाइल मिल सकती है। और अगर आप वीडियो के थ्रू नोट्स बनाना चाहें तो ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, प्रतिहार, जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कि भी प्रतिहार वंश के उत्थान और पतन पर प्रकाश डालना है। उत्थान और पतन मतलब कैसे तो ये रेस किया, ऊपर की ओर बढ़ा, ये आपको देखिए प्रकाश वर्ड है, कैसे तो ये ऊपर की ओर बढ़ा और कैसे इसका पतन हो गया, मतलब कैसे ये जो है फिर हार गया या फिर विनाश हो गया, इसका इस तरीके से हम जान सकते हैं। तो किसके बारे में जानना है? प्रतिहार वंश के बारे में जानना है। अब देखिए कन्नौज की प्रतिष्ठित की पुनः स्थापना किसने की? गुर्जर प्रतिहार वंश ने की। आपको ध्यान रखना है कि कन्नौज की जो फिर से स्थापना की थी वो गुर्जर प्रतिहार वंश ने की, जिसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर उत्तर भारत के अंतिम बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया, किसने बना लिया भाई? गुर्जर प्रतिहार वंश ने बना लिया। तो इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर उत्तर भारत के अंतिम बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। अब गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम शासक नागभट्ट था। आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई वहां का प्रथम शासक कौन था, तो नागभट्ट था। नागभट्ट के विषय में, उसके बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? ग्वालियर अभिलेख से। ग्वालियर अभिलेख से जानकारी मिलती है, आप देख सकते हैं, जिसके अनुसार उसने अरबों को सिंध से आगे ही नहीं बढ़ने दिया। अरबों का मतलब जो अरबी लोग थे उनको सिंध से आगे ही नहीं जाने दिया। अब क्या हुआ, वत्सराज नागभट्ट जो थे उन्होंने प्रथम के दो भतीजों को नागभट्ट प्रथम के 2 भतीजों को शासन के पश्चात सत्तासीन हुआ। अब वत्सराज सम्राट की उपाधि धारण करने वाला इस वंश का प्रथम शासक था। ठीक है, मिहिर भोज जो है मिहिर भोज गुर्जर नाम है, ये प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी, सबसे ज्यादा जिसको प्रतापी कहा गया और महान शासक था। आपको ध्यान रखना है कि इस वंश का महान शासक कौन था? मिहिर भोज गुर्जर इस प्रतिहार वंश का बहुत ही बड़ा और प्रतापी शासक था। ये इतिहास में राजा भोज के नाम से आपने सुना होगा भाई, वो कहावत फेमस है ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो ये वही राजा भोज है कि भी इतिहास में इसको राजा भोज के प्रथम के नाम से प्रसिद्ध है। और उसने 836 ईस्वी के लगभग कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया, जो आगामी 100 वर्षों के तक प्रतिहारों की राजधानी बनी रही। मतलब कन्नौज को अपनी राजधानी गाइस कब बनाया उसने? 836 ईस्वी में, और अगले 100 वर्षों तक प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज यहाँ पर बनी रही। तो मिहिर भोज के पश्चात उसका जो पुत्र था, मिहिर भोज के बाद कौन आया गाइस? उसका पुत्र आया जिसका नाम था महेंद्रपाल, और फिर उसके बाद उसका पुत्र था जिसका नाम क्या था? महीपाल। तो महेंद्रपाल के बाद यहाँ पर कौन आया गाइस? महीपाल सिंहासन रूढ़ हुआ, सिंहासन पर बैठा। इसी समय एक बार फिर से राष्ट्रकूटों ने फिर आक्रमण कर दिया और महीपाल को परास्त कर दिया। तो
फिर से पुनः लगभग 963 ईस्वी में कृष्ण द्वितीय ने गुर्जर प्रतिहार वंश के अधिकार से मध्य भारत का क्षेत्र छीन लिया और इससे कन्नौज का केंद्रीय शक्ति के रूप में ह्रास हुआ यानी पतन हुआ। तो राज्यपाल ने 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी के सम्मुख यानी उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, घुटने टेक दिए और इस प्रकार कन्नौज पर फिर मुसलमानों का अधिकार हो गया। सो गाइस इस तरीके से हमने यहाँ इस क्वेश्चन के थ्रू आउट क्या डिस्कस किया है कि भाई प्रतिहार वंश जो था वो कैसे तो रेज हुआ, ऊपर बढ़ा और कैसे फिर उसका डिक्लाइन हो गया, पतन हो गया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, पाई स्टडी सर्कल नाम का चैनल है हमारा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। लाइक करने से थोड़ा सा मोटिवेशन हम लोग का बढ़ जाता है, पता चलता है कि हाँ आपके लिए वीडियो यूजफुल रह रही है। तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, आपका एक एक लाइक बहुत ज्यादा मायने रखता है। शेयर कर देना फ्रेंड के साथ अपने, हो सकता है आपका जो फ्रेंड है जो एनआईएस में हो और उनके पास भी जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट हो तो वो भी परेशान हो रहा हो अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। एंड कमेंट सेक्शन में मिलकर प्लीज मुझे जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लग रही है। बहुत अच्छे अच्छे और प्रीशियस कमेंट्स मुझे देखने को मिलते हैं कि मैम थैंक यू सो मच, वन ऑफ द बेस्ट चैनल ऑफ पाई स्टडी सर्कल, मतलब इस तरीके से कमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि एनआईएस से लेकर रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होते हैं और जब आप उन पर कमेंट करते हो तो मजा आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पाल वंश का भारतीय इतिहास में महत्व दर्शाते हुए उसके सांस्कृतिक सफलताओं का मूल्यांकन करना है। पाल वंश के बारे में हम लोग जान रहे हैं, तो भारत के इतिहास में क्या उसका महत्व है और उस पाल वंश की जो सांस्कृतिक सफलताएं थी, सांस्कृतिक सफलताएं, उनके बारे में बताना है। पहले थोड़ा सा पाल वंश के बारे में यहाँ से यहाँ तक जानेंगे, ठीक है। तो पाल वंश की राजधानी गोपाल ने 8वीं शताब्दी में की थी, सॉरी स्थापना है ये वर्ड, पाल वंश की जो स्थापना है वो गोपाल ने 8वीं शताब्दी में की थी। पाल वंश का शासनकाल भारतीय इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि पाल वंशीय जो शासक थे ना, उन्होंने बंगाल को राजनीतिक एकता प्रदान करके वहाँ सांस्कृतिक समुन्नति का मार्ग प्रशस्त किया, सांस्कृतिक एक अच्छी उन्नति का मार्ग उन्होंने स्टार्ट कर दिया। भाई इनमें अधिकतर शासक जो थे वो कला प्रेमी थे, मतलब इन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये तो पाल वंश का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम क्या पूछेगा, हमसे पाल वंश का भारतीय इतिहास में महत्व पूछा है, ठीक है, या फिर उसका जो है क्या बताना है, सांस्कृतिक सफलताओं के बारे में बताना है। तो पहला गाइस हम पॉइंट के थ्रू आउट डिस्कस कर लेते हैं, कला। पाल काल में पाल वंश का जो काल था उसमें कला का बहुत विकास हुआ। देवपाल के शासनकाल में धीमान और उसका पुत्र कीतपाल, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं कि भी पाल वंश के दौरान जो उनके देवपाल के जो पुत्र थे, उनके धीमपाल और उसका पुत्र कीतपाल, वो प्रसिद्ध कला प्रेमी थे। ये चित्रकला, मूर्तिकला और धातुओं को ढालने में भी एक्सपर्ट थे। और बिहार बंगाल में अनेक चैत्यों और मूर्तियों का निर्माण हुआ। कहाँ पर मूर्तियों का निर्माण हुआ गाइस? बिहार और बंगाल में। तो यहीं से चित्रकला का प्रसार तिब्बत और दूर दूर तक देशों में हो गया, यहीं से दूर दूर के देशों में प्रसार हुआ चित्रकला का। अगला जो हमारा पॉइंट है गाइस वो है साहित्य और शिक्षा। तो गाइस साहित्य और शिक्षा, इस समय साहित्य की विशेष उन्नति हुई। संध्याकर ने अपनी प्रसिद्ध ऐतिहासिक काव्य, उनका कौन सा ऐतिहासिक काव्य था, किसका? संध्याकर का। तो संध्याकर का जो उनका ऐतिहासिक प्रसिद्ध ऐतिहासिक काव्य था जिसका नाम था रामचरित्र, तो उसकी रचना भी यहीं पर की थी उन्होंने। बंगाल भाषा का विकास भी इसी समय हुआ, इसी दौरान हुआ, और बड़ी संख्या में विदेशी छात्र यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। तो इस तरीके से पाल शासकों के अधीन अभूतपूर्व संस्कृति का विकास हुआ। मतलब देखे जा सकते हैं जो विदेशी लोग थे, विदेशी छात्र से वो पहले भी जो है आते थे इंडिया के अंदर पढ़ाई करने यहाँ पे। अब तो लगभग उल्टा ही होता है, वापस हम लोग को ही जाना पड़ता है फॉरेन पढ़ने के लिए। चलिए जोक सपाट, ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप को पीडीएफ के लिए। मैं फिर से रिमाइंड करा दूं 7303838500। वहाँ पर आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी आपका एनालिसिस से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, तो हम वहाँ जुड़ जाइए हमसे डायरेक्टली। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं वहाँ पर। तो देखिए गाइज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है भाई कि राजपूत कौन थे। राजपूत कौन थे तो बहुत बड़ा सवाल है। उनकी उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मतों की व्याख्या करनी है। मतलब राजपूत कौन थे, कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से उनकी स्टार्टिंग हुई, उसके बारे में विद्वानों की क्या क्या राय है। कोई कुछ कहता है कि वहां से राजपूतों की उत्पत्ति हुई, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो उसके बारे में जो राजपूतों के बारे में जो विद्वान है उनका क्या ख्याल है, कहाँ से राजपूतों की शुरुआत हुई। तो गाइस देख सकते हैं आंसर है अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। के सिलेबस हमारा क्या कह रहा है, उसमें क्या बता रखा है, राजपूत कौन थे वो हम जानते हैं। तो 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का काल जो था, ये जो काल था भारतीय इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट
अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राजपूत कौन थे, ये एक बहुत ही विवादास्पद मतलब बहुत ही एक सवालों से घिरा हुआ सवाल है, सवालों से घिरा रहता है ये बात हमेशा के राजपूत आखिर थे कौन। विद्वानों का क्या मानना है कि भी राजपूतों की उत्पत्ति स्वदेशी है, मतलब अपने ही देश के लोग हैं, ये यहीं से इनकी उत्पत्ति हुई थी। लेकिन कुछ विद्वान राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानते हैं। कुछ अपने विचारों के समर्थन में अनेक तर्क प्रस्तुत करते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो राजपूतों की उत्पत्ति प्राचीन भारतीय क्षत्रियों से मानते हैं। क्षत्रिय जो थे, जो लड़ाके थे, प्राचीन समय में वहां से इनकी उत्पत्ति मानते हैं। और आई थिंक राजपूत माना भी यही जाता है कि क्षत्रिय होते हैं। संभवतः यह तर्क संगत भी है क्योंकि राजपूतों का भारतीय राजनीतिक पटल कर उदय जो राजपूत थे उनका भारतीय राजनीतिक पटल कर उदय विदेशी आक्रमणों के विरोध की प्रक्रिया के दौरान हुआ तथा उन्होंने स्वेच्छापूर्वक अपनी इच्छा से राष्ट्र और उसके लोगों तथा संस्कृति की रक्षा के लिए क्षत्रिय के कर्तव्य का भार अपने कंधों पर ले लिया। मतलब राजपूतों ने यहाँ देश के लोगों की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए जो क्षत्रिय होने का भार था, एक सैनिक तरीके का, सैनिक टाइप के थे, उसका अपने कंधों पर ले लिया कि हमारी जिम्मेदारी है यहाँ की संस्कृति की रक्षा करना। तो कुछ इस तरीके से राजपूतों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो गाइस डिस्कस कर लेते हैं। अच्छी बात है अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, बने हुए, स्किप कहीं नहीं करनी आपको वीडियो। और अगर अभी तक आपने स्किप नहीं किया है तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चोलों के बारे में बताना है। चोल की प्रशासन व्यवस्था की जो मुख्य विशेषताएं थी ना, उनके बारे में गाइस यहाँ पर आपको बताना है। चोलों का इतिहास संगम युग अर्थात 3री शताब्दी ईसा पूर्व से आरंभ होता है। नाम ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में अगर पूछ ले जाए कि भी चोलों का प्रारंभिक इतिहास कब स्टार्ट हुआ, तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से आरंभ होता है। अब चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की और यहीं से चोल साम्राज्य के उत्थान का उत्थान का मतलब जो बढ़िया तरीके से उनका बढ़िया दौर आया था वो स्टार्ट हो गया। अब देखिए चोल जो थे उनकी शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है। पहले यहाँ पर चोलों के बारे में थोड़ा समझ जाना है। एंड दिस इज नॉट छोले, दिस इज चोल ओनली, चोल वर्ड है ये, ठीक है। तो चोल जो आए थे उनकी शासन व्यवस्था की जो विशेषताएं थी, मतलब कैसे वो लोग शासन करते थे, क्या खूबियां थी उनके शासन करने में, ये आपको बतानी है। चोल राजा महान विजेता तथा साम्राज्य निर्माता ही नहीं थे बल्कि कुशल और सुयोग्य शासक भी थे। उनके अभिलेख और अन्य साहित्यिक स्रोतों से क्या पता चलता है कि उन्होंने एक सुव्यवस्थित, सुदृढ़ और सुनिश्चित प्रशासन व्यवस्था स्थापित की। बढ़िया सी जो प्रशासन व्यवस्था थी उनकी बढ़िया थी, एकदम कंट्रोल थी, जिसमें केंद्र का शक्तिशाली नियंत्रण होने के साथ क्या 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 था गाइस, स्थानीय स्वशासनाधिकार भी बड़ी मात्रा में सुरक्षित किए गए। अब क्या है कि चोल प्रशासन के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन में राजा महत्वपूर्ण बिंदु था, राजा को एक महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता था। सार्वजनिक प्रशासन में राजा की भूमिका कैसी होती थी, मौखिक आदेशों के रूप में थी। शासन का जो स्वरूप था वो राजतंत्रात्मक था, राजा मतलब ज्यादा मैटर करता था, राजा एकदम तंत्र होता था राजा के हाथ में, ठीक है। सरकारी पद वंशानुगत होते थे, यानी जितने भी सरकारी नौकरी होती थी, पद होते थे जो वंशानुक्रम होते थे, मतलब किसी का बाप अगर कुछ बना है तो वो उसी के हिसाब से आगे बढ़ते जाते थे, उसके बेटे को फिर दे दी जाती थी। तो नायक सेनापति महादंड नायक सेना के विशिष्ट अधिकारी थे और अधिकारियों को उनकी नियुक्ति के स्थान पर वेतन के रूप में जमीन दे दी जाती थी। जो अधिकारी होते थे तो वेतन की जगह पर गाइस उनको क्या दे दिया जाता था, जमीन दे दी जाती थी। तो शासन तंत्र का प्रमुख संचालक राजा ही होता था, पूरे शासन को चलाने वाला राजा ही होता था, उस पर किसी लोकतांत्रिक संस्था का कोई नियंत्रण नहीं होता था, ठीक है। शासन की सुविधा के लिए चोल साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था। शासन की सुविधा के लिए जो साम्राज्य था पूरा वो प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे मंडलम कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है गाइस, ये आपको वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि मंडलम किसे कहा जाता था, या फिर जो चोल साम्राज्य था वो किस प्रांत में विभक्त था और क्या कहा जाता था उसको। तो प्रत्येक मंडलम को कई भागों अथवा डिवीजनों में विभक्त किया। डिवीजन वही इंग्लिश का वर्ड है ये, कि भाई प्रत्येक जो मंडलम होता था उसको कई भागों में बांटा जाता था, डिवाइड कर दिया जाता था। तो स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की सबसे उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण विशेषता थी। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। इसके स्थानीय जो स्वशासन था, स्थानीय स्वशासन मतलब खुद का शासन, तो चोल प्रशासन की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता थी। स्थानीय स्वशासन के सदस्य वयस्क होते थे, बड़े लोग होते थे, बड़े का मतलब अमीर से नहीं है यहाँ पर, जो अडल्ट लोग होते हैं। तो स्थानीय जो स्वशासन थे उसके सदस्य बड़े लोग होते थे, जिसका चुनाव प्रत्येक वर्ष नियम के साथ होता था, चुना जाता था उनको। सो गाइस कुछ इस तरीके से हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर यहाँ पर डिस्कस कर लिए। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।
मतलब सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। बहुत सारी यूजफुल वीडियोस आप लोग का वेट कर रही हैं और काफ़ी सारी यूजफुल वीडियोस मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। एनआईएस अपडेट्स के लिए हम रेगुलर आपको अपडेट देते रहते हैं। भाई टीएमए कब जमा हो रहे हैं, क्यों जमा नहीं हो रहे, कैसे बनाएं, या फिर स्टडी सेंटर बंद है तो क्या करें, प्रैक्टिकल कैसे जमा करने, वो हर एक इन्फॉर्मेशन हम सही और सटीक जानकारी आपको टाइम टू टाइम देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझे बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। सो गाइस, इससे पिछले चैप्टर्स के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर जो है मैंने इससे सारे पिछले चैप्टर्स यहाँ पर आपको दे रखे हैं। इसके अलावा जो है आप हमारे चैनल की अलग अलग प्लेलिस्ट जो है विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका सिलेबस वहाँ पर हो, आपके सब्जेक्ट से रिगार्डिंग वीडियोस आपको मिल जाए। तो अलग अलग प्लेलिस्ट हमने बना रखे हैं, आपको सारी की सारी चेक करनी है। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, पीडीएफ फाइल वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और पीडीएफ के लिए गाइस अगर पर चैप्टर आपको, पर लेसन आपको जो है पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए केवल जो है हमारा जो चार्ज है वो 10 रुपीज़ चार्ज है, इससे ज़्यादा नहीं है। और गाइज अगर आपको देखिए इसमें टोटल हमारे 31 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं इस पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर? वी हैव 31 चैप्टर्स। तो अगर आपको पूरे 31 चैप्टर के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट मीन्स आपको आपका पूरा सिलेबस चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जस्ट 200 रुपीज़ जो है पे करना है, आपको पूरा सिलेबस उसमें इसी तरीके से मिल जाएगा। ठीक है। सो गाइज कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर जाना है। बाकी अगर आप जो है नोट्स बनाने चाहिए वीडियो को देखकर तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है, ये कोई आपका फोर्स नहीं है आप पर, ये आपकी चॉइस की बात है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगी आपको अगले चैप्टर के साथ, और पिछले चैप्टर के लिए आप कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। सो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 9 के साथ। टिल देन कीप स्टडी, एम्पायर स्टडी। थैंक यू।